अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी अर्थ है यह सन के चारों ओर कैसे घूमती है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि यह गोल गोल घूमती है। ठीक बात है, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ है यह सन के चारों ओर चक्कर लगाती है गोलाकार पथ पर। क्या वास्तव में ये बात सही है और इसके बारे में केपलर ने क्या कहा है, आइए आज हम उसको जानते हैं। केपलर ने एक नियम दिया है जिसे हम केपलर लॉ कहते हैं, केपलर का नियम कहते हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के मोशन के विषय में एक अपना नियम का प्रतिपादन किया है, जिसमें बताया गया है कि सन के चारों ओर कोई भी प्लैनेट कैसे घूमती है। तो सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और सन के चारों ओर अर्थ गोल गोल घूमती है, ऐसा बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं, या ऐसी एक मान्यता है, या ऐसा ही हम लोग मानते हैं। ठीक, लेकिन केपलर ने क्या बताया, केपलर ने बताया कि जो सन होता है उसका पोजीशन सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं होता जैसा कि हम लोग समझते हैं, और ना ही अर्थ या कोई भी प्लैनेट इसके चारों ओर गोलाकार पथ पे चक्कर लगाती है, बल्कि इसके चारों ओर कोई भी प्लैनेट एक लंबवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है। ठीक, एक दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है। तो केपलर ने जो नियम दिया उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ होता है वह अर्थ एक लंबवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है सन के चारों ओर। ठीक है, और ये जो हमारा ओवल शेप का ये जो हमारा ऑर्बिट दिख रहा है, यह ऑर्बिट गोलाकार नहीं होता है, यानी राउंड नहीं होता, राउंड शेप में नहीं होता है। केपलर के अकॉर्डिंग यह पथ ऐसा होता है। ठीक, अब इसमें सन जो होता है ठीक सेंटर में नहीं होता है। देखिए इसमें अब हम लोग इसको बीच से अगर डिवाइड कर दें तो ये दो भागों में ऐसे इसको हम बांट देंगे, तो इस ऑर्बिट के दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। ये छोटा वाला माइनर एक्सिस होता है और ये बड़ा वाला मेजर एक्सिस, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, और इनसे एक फिक्स डिस्टेंस पे दोनों तरफ दो पॉइंट्स होता है जिसे हम फोकस 1 और फोकस 2 कहते हैं। तो सन जो होता है इसी किसी एक फोकस पर होता है, इस दो फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होता है, और उसके चारों तरफ जो अर्थ होती है इस रास्ते पे चलती है। तो केपलर ने जो नियम प्रतिपादन किया उसके अकॉर्डिंग उस नियम में तीन बातें केपलर ने कही। पहली बात, पहला नियम जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट के में क्या कहते हैं केपलर, लॉ ऑफ ऑर्बिट ये है कि द अर्थ या प्लैनेट revolve the sun in elliptical path, और ये एलिप्टिकल पथ कैसा होता है, एलिप्टिकल पथ ऐसा होता है कि इसके दो एक्सेस होते हैं और दोनों एक्सेस म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, which have two axes, minor axis and major axis। minor axis and major axis mutual perpendicular
कैसा एक्सिस होता है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। द क्रॉस पॉइंट ऑफ एक्सिस is called center, and on major axis there are two such points exist called focus। देखिए दो फोकस हो गया। टू सच पॉइंट एग्जिस्ट कॉल्ड फोकस दैट सन सिचुएटेड एनी वन ऑफ देम, सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ देम। क्या है कि जो सन होता है वह किसी एक फोकस पे होता है और यह फोकस मेजर एक्सिस पे होता है। इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल लॉ कहते हैं केपलर का। ठीक, सेकंड में केपलर ने क्या कहा कि कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में, अर्थ या कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में जब चक्कर लगाती है तो उससे जब लाइन को, सन को एक लाइन से ज्वाइन करें, ठीक है, तो बराबर टाइम इंटरवल में ज्वाइनिंग लाइन के बीच जो एरिया होगा वह बराबर होगा। ठीक ना, मान के चलिए कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, ये T1 पे है, ठीक है, टाइम इंटरवल ये T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच A से B पर चली जाती है। ठीक, T1 से T2 और T1 माइनस T2 यानी टाइम इंटरवल हमारा T है। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो एरिया होगा, अगेन अगर किसी टाइम के लिए जब अर्थ यहाँ पे है, मान लो कि ये C पॉइंट है और C से किसी दूसरे पॉइंट D पर जाती है, तो C से D पर जाने में इसको T टाइम लगता है। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो इसके बीच ये जो डिस्टेंस होगा और इसके बीच ये जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक ना, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया माने एरिया का लॉ दिया केपलर ने। इसके अकॉर्डिंग द अर्थ रिवॉल्व द सन such that the area between line joining the sun and the earth is equal for same time interval, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि एरिया ऑफ AB F1, एरिया ऑफ AB F1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ CF1D, किस केस में? इफ यहां मान लो कि T1 टाइम था, यहां T2 टाइम है, यहां T3 टाइम है और यहां पे T4 टाइम है। तो अगर
T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T4 माइनस T3, यानी बराबर टाइम इंटरवल के लिए जो एरिया ज्वाइनिंग लाइन के बीच अर्थ कवर करेगी वह एरिया हमेशा क्या होगा। अब जानते हैं तीसरा लॉ केपलर का। तो थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है प्लानेटरी मोशन का? थर्ड लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। देखिए, मान के चलिए कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर अर्थ यहाँ थी ई पर, और फिर रिवॉल्व करके ई पर जा रही है, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टी टाइम लग रहा है। ठीक, तो इस टी को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और F1 से D की दूरी, यहाँ पे देखिए F1 से D की दूरी अलग है और F1 से A की दूरी अलग है। जैसा कि हमारी मान्यता क्या है कि अर्थ गोलाकार पथ पे घूमती है, हम लोग यही मानते आ रहे हैं। तो इस केस में सन यहाँ होगा सेंटर पे और अर्थ यहाँ होगी, तो इस केस में तो रेडियस मान सकते हैं, लेकिन इस केस में रेडियस नहीं होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, एलिप्टिकल पाथ के केस में, एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में, कि एक एवरेज रेडियस ले लेते हैं, या तो फिर सेमी मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है बड़ा वाला, इसका आधा ले लेते हैं, मान लिया कि वह आर है। तो केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि ये जो टाइम पीरियड है या पीरियड है, रेवोल्यूशन पीरियड है, उसका स्क्वायर, ये जो आर होता है, ठीक ना, सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के समानुपाती होता है। ठीक, यानी थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है, या लॉ ऑफ पीरियड क्या है? तो लॉ ऑफ पीरियड है क्यूब ऑफ सॉरी, पहले ले लेते हैं हम लोग स्क्वायर ऑफ पीरियड या रेवोल्यूशन पीरियड। मान के चलो कि T इज डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी T का जो स्क्वायर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? R के क्यूब के। ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हुए अगर सॉल्व करें तो T का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब, इससे क्या आएगा? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसको हम T स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब लिख सकते हैं अगर यहां एक कांस्टेंट ले लें तो। और इससे क्या होगा कि T स्क्वायर बाई R क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान के चलो कि हम दो प्लैनेट के बीच कंपैरिजन करना चाहें, ठीक ना। पहले प्लैनेट का जो हमारा टाइम पीरियड है वह T1 है और उसका सेमी मेजर एक्सिस R1 है, तो T का क्यूब, T का स्क्वायर अपॉन R का क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरे प्लैनेट में T2, तो इसका स्क्वायर बाई R1 का R2 का क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। यानी दो प्लैनेट के बीच भी अगर हम इस तरह से थर्ड लॉ ऑफ केपलर अप्लाई करते हैं तो उनके टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस या एवरेज रेडियस का क्यूब का जो रेशियो है वह बराबर आएगा। ठीक ना, वह क्या आएगा? सेम आएगा। भले ही हम दो या दो से अधिक प्लैनेट रख लें, अगर तीसरा प्लैनेट रख लें तो क्या आएगा? T3
R3, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आपके सामने मैं लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। मान के चलिए कि सन अगर गोलाकार पथ पर होता और सेंटर में होता तो हमारे अर्थ के वायुमंडल पे या वेदर पे क्या असर पड़ती। और दूसरा क्वेश्चन कि सन के यहाँ होने से और ये ऑर्बिट के एलिप्टिकल होने से हमारे अर्थ पर क्या असर पड़ता है या पड़ेगा, दोनों के बीच क्या अंतर होगा। इस क्वेश्चन को आप सोचें और इसका जवाब देने का